इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है ये देखते हैं, ठीक है। देखो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है सिंपल, कोई रिएक्शन हो रही है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। जैसे CO3 सॉलिड, ठीक है। इसको आप ये इसको हीट करोगे अगर आप, तो ये CaO प्लस CO2 में डिकम्पोज कर जाता है। तो अब इन प्रोडक्ट्स की कुछ तो इंथैल्पी होगी ना, कुछ तो होगी इंथैल्पी इनकी, इसको कह लो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स की कुछ तो इंथैल्पी होगी, इसको कह लो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर होता है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये होता है सिंपल, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। वैसे भी हम जानते हैं कि किसी भी कोई भी प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस में इंथैल्पी चेंज क्या होता है, फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी। यहाँ पे फाइनल इंथैल्पी क्या है, प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी, इनिशियल इंथैल्पी रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी। तो प्रोसेस को हमने यहाँ रिएक्शन कहा है, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी। अब प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी चीज़ की इंथैल्पी आप मेजर नहीं कर सकते, किसी भी सिस्टम की आप इंथैल्पी की वैल्यू मेजर कर नहीं सकते, लेकिन हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी रिएक्शन की कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एलिमेंट्स की इंथैल्पी जीरो मानी है। ये मैं ग्राफ से समझाता हूँ आपको। देखो मुझे ये वैल्यू पता करनी है कितनी है, मैं कैसे करूँ पता, ना तो मुझे ये पता ना मुझे ये पता है, तो मैं क्या करूँगा, देखो हम लगाएंगे जुगाड़। ये देखो समझने वाली बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप प्लॉट कर लो इंथैल्पी, यहाँ प्लॉट करो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहाँ इंथैल्पी जीरो ऐसे बढ़ती जा रही है, 1 2 कुछ भी है ना, 1 2 3 जो भी है, चलो वैल्यू से हमको क्या लेना ऐसे। अच्छा अब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मान लो उसकी इंथैल्पी इतनी है, मुझे पता नहीं कितनी है पर कुछ तो होगी ना, इतनी है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। ओके, अब कैल्शियम कार्बोनेट किस, अगर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखनी होगी तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो Ca सॉलिड प्लस कार्बन ग्रेफाइट है ना, प्लस 3/2 O2 गैस becomes CaCO3 solid, यही आएगी ना। दिस रिएक्शन गिव्स मी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब इसको मैं लिख लूँ डेल्टा HF नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स लिख लेता हूँ, रिएक्टेंट है ना वो। अगर मुझे इसको ग्राफ में प्लॉट करना था तो क्या करूंगा, कैल्शियम की इंथैल्पी फॉर्मेशन कितनी है, जीरो, ग्रेफाइट की जीरो, ऑक्सीजन की जीरो, क्योंकि हमने बोला था कि स्टैंडर्ड स्टेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होती है, तो वो यहीं आएगी ना जीरो, ये सब यहाँ होंगे, है ना। तो ये वाला जो गैप है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा HF नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स, सही है बात। ओके, अब हम देखते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस, तो ये प्रोडक्ट्स है। ओके, अब मैं देखूं जरा प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे आएगी, देख लेते हैं। मुझे इनकी इंथैल्पी सॉरी मुझे हाँ अगेन, अब मुझे इसकी भी इंथैल्पी नहीं पता, ना मुझे इसकी पता ना मुझे इसकी पता, इसकी मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। तो Ca सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस हाफ, ये बन गया CaO सॉलिड, ठीक है। फिर आगे ये क्या है, CO2, CO2 कैसे बनाऊंगा, C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस बिकम्स CO2 गैस। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं, C ग्रेफाइट प्लस
Ca solid plus 3/2O2 gas gives CaO solid plus CO2 गैस। आ गया ये मुझे क्या बताएगा? ये देखो, ये है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaO, ये है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो ये टोटल प्रोडक्ट थी है ना, तो ये टोटल रिएक्शन मुझे क्या देगी? इन दोनों का सम। तो ये मुझे रिएक्शन दे देगी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यस और नो? ये है ना। अब ये बात बताओ, इनकी इंथैल्पी कितनी है? 0, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। हमने बोला कि इनकी 0 होती है, हमने माना हुआ है। तो अगर मुझे डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ पी को यहाँ प्लॉट करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा? इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ। ये डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ पी हो गया ना ये, क्योंकि उनकी तो 0 यहाँ होगी सबकी एलिमेंट्स की। ठीक है, अब देखो जरा, मुझे फाइंड क्या करना था? यह है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, यह है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये गैप क्या है? डेल्टा एच एफ नॉट प्रोडक्ट, डेल्टा एच एफ नॉट रिएक्टेंट्स। तो आप देख सकते हो, मुझे फाइंड करना है ये इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। मुझे ये फाइंड करना है वो किसके इक्वल है? इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल नहीं है? डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये फॉर्मूला होता है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? मैं टोटल सम करना पड़ेगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का सम, मतलब जितने भी होंगे है ना, इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जितने भी आएंगे, माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये आ जाएगा। तो एक तो मैंने ग्राफ से समझा दिया, आप यहां से भी कर सकते हो। देखो इसको बोलो रिएक्शन 1, इसको बोलो रिएक्शन 2। ठीक है, आप क्या करो? 2 - 1 करो। 2 - 1, हाँ, 1 को रिवर्स कर दो। 2 - 1 रिएक्शन 2 माइनस रिएक्शन 1। माइनस का करने का मतलब क्या होता है? रिवर्स करके ऐड करना है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, -1 लिख लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा आपको आसान हो जाएगा। 2 - 1 नहीं करता, पहले -1 लिख लेता हूँ, क्या होता है? तो क्या आएगा वो? उसको उल्टा कर दो, फर्स्ट रिएक्शन को। CaCO3 सॉलिड गिव्स कैल्शियम सॉलिड प्लस C ग्रेफाइट प्लस 3/2O2 गैस। आ गया ना? ये हो गया -1। इसकी जो इंथैल्पी होगी ये क्या होगी? माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। माइनस हो जाएगा ना, ये डेल्टा एच एफ नॉट आर था, उसको उल्टा कर दिया, माइनस हो जाएगा। अब इनको ऐड कर दो, दिस इज -1। इनको ऐड करोगे तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा ना ये। क्या आ गया? CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। आ गया ना? ये क्या आ गया? डेल्टा एच आर। ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ना। मुझे इसी की इंथैल्पी तो निकालनी है। डेल्टा एच आर क्या होगा? इन दोनों का सम, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट। तो मैंने यहाँ पे आपको इक्वेशन से प्रूव करके दिखा दिया, ग्राफ से भी प्रूव करके दिखा दिया। तो अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड ऑक्सीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस आउट ऑफ फॉलोइंग। तो आपको एक जिंक प्लस ऑक्सीजन 2ZnO, इसका डेल्टा एच माइनस दिया। माइनस का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट्स की ज्यादा है। चलो, इसका क्या मतलब है? यही पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है? मैं इसको ग्राफ में एक बार प्लॉट कर दूं। माइनस का मतलब यहाँ प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। तो इंथैल्पी यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, इंथैल्पी एच लिखते हैं इंथैल्पी को। यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो ये ऐसे है ना, दिस इज 2Zn प्लस O2 एंड दिस इज 2ZnO, है ना। तो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, ये
नेगेटिव का मतलब प्रोडक्ट नीचे है, तो ये है -693.8 किलो जूल पर मोल। यही मतलब हो गया ना इसका, मतलब जो भी इसकी इंथैल्पी है, जो भी इसकी इंथैल्पी है ना, जो भी है उससे ZnO की इंथैल्पी कम है बाय अमाउंट 693.8, यही मतलब है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, क्या है, 693.8 किलो जूल एनर्जी इज इवॉल्व इन द रिएक्शन। ये तो सही है बात, इतनी इवॉल्व हुई है क्योंकि इसकी कम है एनर्जी, इसकी एनर्जी ज्यादा थी, इसकी कम है, तो फिर रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व भी हो जाएगी ना, बाहर चली जाएगी एनर्जी। ओके, एब्जॉर्ब तो नहीं है, मोर तो नहीं है। द इंथैल्पी ऑफ 2 moles of zinc is less than total enthalpy of 2 moles of zinc and 1 mole of oxygen by 693.8 किलो जूल। यस, यही मतलब है इसका कि 2 मोल ZnO की इंथैल्पी इन दोनों से इतनी कम है। सो 1 and 3 इज द आंसर, ठीक है ना। तो ये बात है। अगला देखो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा HF नॉट फॉर अमोनिया इज -91.3 किलो जूल पर मोल। आपको इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है। कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज पूछा है, तो रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज अभी बताया मैंने, सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या है, यही आएगा ना, सम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन माइनस 2 टाइम्स अमोनिया। अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तो एलिमेंट्स हैं, तो उनका इंथैल्पी तो फॉर्मेशन इंथैल्पी उनका जीरो होता है, हमने अज्यूम किया हुआ जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो आ गया इतना, ठीक है ना, आंसर आ गया बस। नेक्स्ट, कंसिडर द रिएक्शन गिवन बिलो। तो आपको ये दो रिएक्शंस दिए हुए हैं, दोनों में आपने क्या बनाया, CH4 गैस मीथेन बनाया है। एक केस का जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन x किलो जूल पर मोल है, दूसरे का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन y किलो जूल पर मोल है, लेकिन इसको बनाया हमने कार्बन गैस और H एटम। ये कार्बन के एटम है और ये H के एटम है, गैसियस फेज में है। यहाँ पे कौन है, H2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कार्बन सॉलिड है, फर्क है ना, यहां से बनाया, ठीक है। तो किस केस में ये बोल रहा है एनर्जी रिलीज्ड ज्यादा होगी, तो मैं पहले तो आपको ग्राफ से समझाता हूं। देखो, मान लीजिए प्रोडक्ट दे रहा है, प्रोडक्ट तो दोनों में सेम है ना, प्रोडक्ट तो दोनों में सब में मीथेन ही है ना, है ना। तो प्रोडक्ट तो ये रहा, ठीक है। अब ना थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन कहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कहाँ रिलीज हो रही है, ये देखो। अब ये देखो, अब ना जब मैं एक बात बताओ, जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। आपको पेन है, पेन को तोड़ना है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी, देनी पड़ेगी। पेन को तोड़ना है तो बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ती है, और अगर बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन गैस प्लस H गैस, ये एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज ही होगी ना, या बॉन्ड फॉर्म। रिएक्शन नंबर ए में सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग तो कहीं हुई नहीं है। कार्बन भी अलग से एक एटम था और हाइड्रोजन भी अलग से एक एटम था, तो एनर्जी रिलीज होगी। तो फिर यहां बनाऊंगा मैं, नहीं, कार्बन गैस प्लस 4H गैस, यस और नो। तो ये इसका ये वैल्यू कितनी है, x अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। ओके, नाउ मुझे एक बात बताओ, ग्रेफाइट सॉलिड से ग्रेफाइट गैस बनाना है, ग्रेफाइट सॉलिड से ग्रेफाइट गैस बनाना है, एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी, देनी पड़ेगी क्योंकि आप सॉलिड से गैस बना रहे हो। तो फिर मुझे यहां बनाना पड़ेगा ये, नहीं, कार्बन ग्रेफाइट मुझे यहीं बनाना पड़ेगा ना, नहीं। तो अगर मैं एनर्जी दूंगा तब वो गैस बनेगा, तो उसके इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इससे। H2 गैस है, H2 गैस मतलब H2 मॉलिक्यूल है, H2 गैस को H एटम बनाना है, मतलब उसका बॉन्ड तोड़ना है HH के बीच का, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फिर यही आएगा 2H2 गैस। इन दोनों की जो एनर्जी है इससे दोनों से कम होगी, अगर आप एनर्जी दोगे तब वो यहां पहुंचेगा, यस और नो।
अब हमने यहां से ये बनाया है, तो दिस एनर्जी चेंज इज गिवन एज वाई। तो दिख रहा है, ग्राफ से क्लियर दिख रहा है कौन ज्यादा है, एक्स। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई है वो ज्यादा रिलीज हुई है। क्लियर है ना बातें? तो सिंपल भाषा में क्या लिखेंगे कि प्रोडक्ट तो दोनों में सेम बने, प्रोडक्ट दोनों में सेम बने, तो दोनों में कुछ एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो आपको एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ी क्योंकि सारे एटम थे। यहाँ पे जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसका कुछ हिस्सा इसको तोड़ने में लग जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड था और ये गैस था, इसको तोड़ने में लग जाएगा, तो इसलिए रिएक्शन बी में एनर्जी कम रिलीज होगी। ठीक है बात?